अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंस की प्रैक्टिसेस या स्किल्स पे गौर करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया कि साइंस सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड नहीं होती, बल्कि साइंस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स दैट आर यूज्ड टू एक्वायर दिस नॉलेज। और हमने आपको वादा किया था कि हम इस लेक्चर में अमली तौर पे देखेंगे कि वो स्किल्स जो हैं वो क्या होती हैं। हमने लेक्चर 1 में आपको उन स्किल्स की एक लिस्ट दिखाई थी, उसका मैं दोबारा रिव्यू कर रही हूँ। और उस स्किल्स में कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस है, रेजिंग क्वेश्चंस है, डेवलपिंग टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस या मफरूज़े हाइपोथेसिस है कि जी जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ये क्यों ऐसे हमें नज़र आ रहा है। और फिर मेकिंग प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन दीज हाइपोथेसिस और सिंपली मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट इवेंट्स कि जी हमारे ख़्याल में क्या होगा, अगर हम तजुर्बा करेंगे तो हम उसके क्या नताइज एक्सपेक्ट करते हैं और व्हाट कैन बी फोरकास्ट इन द फ्यूचर। यानी कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करने से पहले आप ये बताएं कि जी क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती है। फिर प्लानिंग एंड कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस, और फिर जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसका डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस पर तज्जिया करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली फिर आप अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, ताकि एक कलेक्टिव इवैल्यूएशन हो सके आपकी फाइंडिंग्स की। और फिर हमने आपको ये भी ब्रीफली दिखाया था कि जी ये जो सारी प्रैक्टिसेस इकट्ठी हैं उन्हें हम साइंटिफिक इंक्वायरी का नाम देते हैं। और टिपिकली इंक्वायरी जो है वो एक सिक्लिकल फिनोमिना होती है जिसमें कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं तो सवाल उठाते हैं, मफरूज़े कायम करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। और किसी में भी इस प्रोसेस में और सवाल भी उठ सकते हैं और एक वो साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। अब इस लेक्चर में हम आपके साथ जो महारतें या जिन्हें हम कहते हैं प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस एक्सप्लोर करेंगे, उनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं और अब मैं आपको साथ एक वो लिस्ट दोबारा शेयर कर रही हूँ। हमने आपके साथ 7 महारतें या एबिलिटीज़ प्रैक्टिसेस शेयर करनी है और उनको देखना है कि जी अमली तौर पे वो कैसे लगती हैं। उसमें है ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसाइजिंग, प्रिडिक्टिंग, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, कम्युनिकेटिंग यानी मुशाहिदा करना, सवाल उठाना, मफरूज़ा कायम करना, पेशीन गोई करना, मंसूबाबंदी करके और तजुर्बा करना, तज्जिया करना और फिर आखिर में मुत्तला करना सबको। ये जो प्रोसेस स्किल्स की आप अमली डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे ये हमने डिराइव की हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्वायरी एक्सप्लोरेटोरियम के प्रोसेस स्किल वर्कशॉप से। और हम आपको इनकरेज करेंगे इन फ्यूचर कि आप वहाँ की बहुत सारी जो इनरिचिंग मटेरियल है उसको एक्सप्लोर भी करें। अच्छा, अब ये जो 7 हम महारतों की बात कर रहे हैं या प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, हमने उनको अमली तौर पे 6 छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशंस करके और उनको एक्सप्लोर करना है या स्टडी करना है। तो वो मैं इन्वेस्टिगेशंस करूँगी एज अ लर्नर आपके साथ, और आप भी मेरे साथ साथ चलिए और रिफ्लेक्ट करिए कि अच्छा जो भी मैं एक्टिविटी कर रही हूँ उसमें किस किस्म की महारतें इस्तेमाल हो रही हैं। इस स्टेज पे मैं आपको उन महारतों की एक तफसीलन तारीफ नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इन प्रैक्टिस उन्हें देखें और फिर हम उनके बारे में एक तफसील डिस्कशन करें। तो चलिए अब हम उन वर्क स्टेशंस पे जाते हैं जहां हमने आपके लिए छोटे छोटे तजुर्बे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं।
अच्छा, जो पहला आपका तजुर्बा है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक मोमबत्ती है और आपको माचिस दी गई है और हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके सामने दी गई हैं, इन कार्ड्स पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और एक अंडरलाइंड हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है और उस अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने गौर करना है कि हम कौन सी महारत या एबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए ये हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। सो पहले तो हमें कहा गया है कि आप ये जो मोमबत्ती पड़ी है इसकी तस्वीर बनाएं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके कि जब आप इस मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो कैसे लगेगी और आपने एक लेबल डायग्राम बनाना है। सो अभी आप मोमबत्ती को जला नहीं रहे, आप सिर्फ उसको ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर वो हम जलाएं तो वो कैसे लगेगी। तो मैंने एज अ लर्नर वो मोमबत्ती ड्रॉ की, वो अभी आपके साथ आप शेयर करेंगे वो पिक्चर्स। फिर इंस्ट्रक्शन आपको दी गई कि जब आपने वो ड्रॉ कर ली तस्वीर और लेबल्ड डायग्राम बनाया, उसके बाद आप मोमबत्ती को जलाएं। तो हम भी आपके लिए मोमबत्ती को जलाते हैं। तो ये तो रही मोमबत्ती विदाउट बीइंग लिट और अब हम उसको जला रहे हैं। अच्छा, और हम कोई 1 मिनट उसको जला के और देखेंगे कि क्या हो रहा है। सो हमने मोमबत्ती जलाई तो आपने देखा कि जो फ्लेम है मोमबत्ती की वो छोटी सी है और फ्लेम के अगर आप इर्द गिर्द देखें तो फ्लेम के इर्द गिर्द एक, क्योंकि मोम मेल्ट कर रही है तो एक छोटा सा डिप्रेशन या गड्ढा बन गया है। तो फिर हमें कहा गया कि अब जो लिट मोमबत्ती है, जो आपने जलाई हुई है मोमबत्ती, आप उसकी तस्वीर बनाएं। अच्छा, अब जो अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि लिट मोमबत्ती को दोबारा बनाएं, ड्रॉ इट अगेन, व्हाट्स डिफरेंट फ्रॉम योर फर्स्ट ड्राइंग, यानी इसको इस तरह बनाएं जब वो जली हुई है और फिर एक मवाजना करें कि जो आपने पहली ड्राइंग बनाई थी सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि जली हुई मोमबत्ती कैसे लगेगी, इन दोनों तस्वीर में क्या फर्क है। तो आपसे फिर सवाल पूछा गया है कि कोई ऐसी डिटेल्स या तफसीलात हैं इस ड्राइंग में जो कि आपने पहली ड्राइंग में शामिल नहीं की थी। तो अब मैं मोमबत्ती को बुझा रही हूं और हम जाके तो उन दोनों तस्वीर का गौर से मुआयना करते हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है। ये तस्वीर है जो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बनाई कि मोमबत्ती जब जलेगी तो वो कैसे लगेगी। उसमें मैंने लेबलिंग तो की है, मैंने मोमबत्ती बनाई है, जो फ्लेम है उसको लेबल किया है और मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये पडल है ऑफ मेल्टेड वैक्स, यानी कि एक गड़ा सा यहाँ बना हुआ है जिसमें कि पिघली हुई मोम मौजूद है और यहाँ लिखा है कि जी ये तस्वीर है जली हुई मोमबत्ती की, पर उसको जलाने से पहले। अब इसमें ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस एज अ टीचर नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने उसकी बड़ी क्लियर लेबलिंग की हुई है, पर यही चीज़ हम इनकरेज करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स में भी एंड इन अस ऑल्सो एज टीचर्स। खैर वो तो एक अलहदा बात है। इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि जो जली हुई मोमबत्ती थी उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट डिफरेंस नज़र आया वो ये कि उसकी जो फ्लेम थी वो छोटी थी और वो जो गड्ढा था वो भी एक छोटा सा गड्ढा था और वो बड़ा एक इवन सा दायरा था। तो ये एक्चुअल जब मोमबत्ती को जलाया तो इसकी ऐसी कुछ शक्ल थी। तो हमें ये पूछा गया, हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने जो मोमबत्ती को जलाने से पहले आप उसको बनाएं और फिर जलाने के बाद आपको क्या डिफरेंसेस नज़र
आते हैं। अच्छा, अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में हमने ये एनालिसिस करना है कि हम किस किस्म की स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुशाहिदा कर रहे हैं और बड़े गौर से मुशाहिदा कर रहे हैं, और क्योंकि हमें यह कहा गया कि आप दोनों का एक कंपैरिजन करें, तो मेरे ख्याल में तो ये मेरी कुव्वते मुशाहिदा का टेस्ट था, और ऑब्वियसली वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। यानी फीचर्स तो मुझे पता थे कि जब जलेगी तो एक फ्लेम होगी और फ्लेम के नीचे मोम ने पिघलना भी है, लेकिन कि क्या साइज होगा, क्या शक्ल होगी वैक्स के पडल की, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक ये वजह हो सकती है कि जी शायद इस किस्म की मोमबत्ती मैंने देखी ना हो, लेकिन ये सैडली मैं अपने डिफेंस में नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इस किस्म की मोमबत्तियां देखी हुई हैं। सो क्लियरली मेरे कुव्वते मुशाहिदा जो है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन कहा तो उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मुशाहिदा है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैंने तस्वीर बना के मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो जो तस्वीर बना के इस तरह शेयर करना होता है वो भी एक मुत्तला करने या कम्युनिकेशन की स्किल है। उसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, ये भी है कि हमें कहा गया कि इसको जलाने से पहले बताओ कि जली हुई मोमबत्ती कैसे लगेगी, यानी एक तरह की फोरकास्ट करो टेस्ट करने से पहले कि वो कैसे होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पेशीन गोई या प्रेडिक्शन की स्किल भी इस्तेमाल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने करना है कि कंपैरिजन करें, पहले सोचें फ्रॉम मेमोरी या एक्सपीरियंस के वो कैसे लगेगी और बाद में बनाएं, तो वो प्राइमरीली हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल का एक एनालिसिस यहाँ हो रहा है। और ये हमने स्किल इसमें बड़ी ऑब्वियसली इस्तेमाल की, और इससे हमें ये भी नज़र आया कि पहले ये स्किल जो थी उसमें ज़रा फ़र्क था और ज़्यादा गहरी होने की ज़रूरत है। इससे पेशतर के हम दूसरी एक्टिविटी करें, पहले हमारे पास एक चेकलिस्ट है जिसमें कि हमने प्राइमरी स्किल या प्रैक्टिस आइडेंटिफाई की है, इस एक्टिविटी के हवाले से हम वो एंटर करेंगे। अब ये आप हमारी चेकलिस्ट गौर से देखिए, इसमें ऊपर जो रो है उसमें एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, यानी जो पहली एक्टिविटी थी हमारी वो कैंडल की एक्टिविटी थी, और फिर ये जो हमारा पहला कॉलम है इसमें सारी स्किल्स दर्ज हैं, और हमने बस टिक मार्क करना है एक प्रैक्टिस या स्किल को जो हमें अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन दी गई उसके मुताबिक हमने इस्तेमाल की। और हमारी अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन ये थी कि draw it again and what is the difference between the two drawings। तो हमारे ख्याल में ये प्राइमरीली हमारी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है उसका इस्तेमाल और एनालिसिस हो रहा है। सो हम ऑब्जर्विंग पे टिक मार्क कर देते हैं, लेकिन हम ज़रा चीट करते हैं और छोटे से टिक मार्क्स हम लगा देते हैं कम्युनिकेटिंग पे भी, क्योंकि हमने तस्वीरें बना के एक ये तरीका है मुत्तला करने का, हमने आपके साथ भी शेयर किया, और फिर इसमें थोड़ी सी पेशीन गोई की भी स्किल इस्तेमाल हुई है, क्योंकि हमने टेस्ट किए बगैर, कैंडल को जलाए बगैर हमने ये फैसला करना था कि वो कैसे लगेगी। अच्छा, तो अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ हम कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो एक्टिविटी है इसमें हमारे सामने ये दो वेलक्रो के पीसेस हैं।
आप वेल्क्रो के नाम से शायद फेमिलियर ना हो, पर आप सबने वेल्क्रो को वैसे इनकाउंटर किया हुआ है। आपके जॉगर्स में भी वेल्क्रो इस्तेमाल होती है, जैकेट्स में भी होती है, कभी कभार घड़ियों में भी वेल्क्रो इस्तेमाल होती है। सो ये आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा तो ज़रूर है। अब हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? हमें कहा गया है कि जी आप वेल्क्रो के 2 पीस लें और उन्हें जोड़ें। तो हमने जोड़ा और फिर उन्हें अलहदा कर लें, और फिर हमें कहा गया कि अब उनको इस तरह जोड़ें, क्रॉसवाइज जोड़ें और फिर पुल देम टुगेदर, और फिर कोई और सिंप भी हम ट्राई कर सकते हैं और वी कैन पुल देम टुगेदर। तो हमें हर डायरेक्शन में ही वो बिल्कुल अच्छी तरह चिपक जाता है, लेकिन जो ज़्यादा वो मजबूती से चिपकता है वो ये इस डायरेक्शन में चिपकता है जब हम उन्हें लेंथ वाइज लगाते हैं। अच्छा, अब हमारी अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? हमारी अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेक अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स टू शो योर आइडियाज एंड फाइंडिंग्स अबाउट हाउ वेल्क्रो वर्क्स। अच्छा, अब उन ड्राइंग से पहले तो फिर हमने ये गौर करना है कि जी हाउ डज वेल्क्रो वर्क। उसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा इन पीसेस के ऊपर। तो हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ है जिसकी मदद से हम गौर करके देखें इन डिटेल कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। सो मैं पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पीस को देखती हूँ, ऊपर से उसका मुआयना करती हूँ, फिर साइड से देखती हूँ कि कैसे नज़र आता है, और फिर उसी तरह दूसरे पीस को देखती हूँ और उसको साइड से भी देखती हूँ कि क्या नज़र आता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। और हम आपको इनका क्लोजअप कैमरा में दिखाएंगे ताकि आप भी हमारे साथ साथ सफ़र करें। अब ये जो पर्टिकुलर पीस है इसको वैसे भी महसूस करें तो ज़रा नरम है, और हम देखते हैं कि इसमें जो सारे ये बाल हैं वेल्क्रो के या जो भी ये नायलॉन है वो हैपहैज़र्ड तरीके से गुच्छे गुच्छे हमें छोटे छोटे बालों के नज़र आते हैं जो पूरे पीस के ऊपर फैले हुए हैं। छोटे छोटे लूप्स वेल्क्रो के या छोटे छोटे गुच्छे से हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर सर के बाल हों, छोटे छोटे बाल और कंघी ना की हो, तो कुछ इस किस्म के कर्ली अनरूली बालों की शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगर आप दूसरे का क्लोजअप देखें तो उसका काफ़ी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। एक तो महसूस करके देखें तो वो हार्ड है, सख्त है, और फिर अगर आप इसका क्लोजअप देखें तो आप ये देखते हैं कि इसमें एक रोज़ बनी हुई हैं, जो भी वो नायलॉन की स्ट्रिप है उसकी लाइनें सी बनी हुई हैं जो काफ़ी सख्त हैं, और उनके दरमियान में छोटे छोटे गैप्स हैं। यानी एक लाइन है, फिर छोटा सा गैप है वो चमकता हुआ आपको नज़र आता है, फिर एक लाइन है, ऊपर नीचे जाते हैं वो वेल्क्रो के पीसेस, फिर गैप है। यानी ये बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं, वेवी लाइंस, और उनके दरमियान में गैप्स हैं जो कि आपको ऐसे अगर हम देखें तो हमें ज़रा चमकती तो वो नज़र आती है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग लेंस में देखें तो वो स्ट्रक्चर हमें क्लियरली नज़र आता है। तो हमें फिर ये समझ आ जाती है कि जब हम ये वाला पीस जो है जिसके ये इस तरह का अनरूली लगता है जैसे वो बाल फैले हुए हैं, बालों के वो गुंजल हैं, कर्ल्स हैं जो फैले हुए हैं, उसको जब हम इसके साथ लगाते हैं तो अगर हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं मैग्नीफाइंग लेंस के आगे तो हमें ये समझ आ जाता है कि वो जो बाल हैं, वो जो बालों वाला अनरूली बालों वाला सॉफ्ट फील जो करता है वेल्क्रो का पीस, वो जो बाल हैं वो उन गैप्स में, इस वाले पीस के गैप्स में अटक जाते हैं। तो ये तो हमने गौर से मुशाहिदा किया और उसके स्ट्रक्चर को देखा और फिर फिगर आउट किया कि भाई ये शायद वजह हो सकती है उनके आपस में चिपक जाने की। अच्छा, लेकिन हमें अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन इसके बारे में क्या है कि मेक अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स
to show your ideas and findings about how Velcro works. तो मैंने भी वो कुछ ड्राइंग्स बनाई और आपके साथ वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ. अच्छा, अब ये देखिए, मैंने पहले की ड्राइंग बनाई. अब उसमें वैसे इसी तरह वो मुझे नज़र आई हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वो भी वेवी किस्म की लाइंस ऊपर नीचे. अब ये गैप्स मैंने ज़्यादा बड़े दिखा दिए हैं, लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहती थी क्योंकि हमने ड्राइंग से ये दिखाना है कि वेलक्रो काम कैसे करती है. सो मैं ये गैप्स को ज़रा ज़्यादा वाज़े करना चाह रही थी. एक्चुअली ये गैप्स जो हैं ये बहुत छोटे हैं. अच्छा, और वो दूसरा वही पीस है जो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल लगता है जैसे कर्ली बाल जो हैं, छोटे छोटे बाल, कर्ल्स जो हैं, वो पूरे इस पीस पे फैले हुए हैं. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है थ्रू ड्राइंग्स हम ये कम्युनिकेट करें कि ये काम कैसे करता है. तो फिर उसका ये तो उसका टॉप व्यू है. अब यहाँ फिर मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर है. नॉर्मली कोई लर्नर या बच्चा शुरू से ऐसी बात नहीं लिखेगा टॉप व्यू, पर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और हम ट्रेनिंग करेंगे तो ऐसी बातें लिखनी चाहिए हैं. क्योंकि अगर हम किसी को ये दिखा रहे हैं सीरीज ऑफ ड्राइंग से कि कैसे वेलक्रो काम कर रहा है, तो ये टॉप व्यू है और ये साइड का व्यू है. तो जब हम साइड से देखते हैं तो ये जो बालों वाली है हमें साइड से नज़र आ रहा है कि ये छोटे 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 जो लूप्स हैं बालों के वो उभरे हुए हैं. और जब हम दूसरे पीस को साइड से देखते हैं तो यही जो वेवी लाइंस हैं वो हमें साइड से नज़र आते हैं. ऐसे ये काले काले जो छोटे छोटे ब्लॉब्स हैं और दरमियान में ये डिस्टिंक्ट गैप्स हमें नज़र आते हैं. और हमने लिखा है टेक्सचर, यानी जब हम उसे महसूस करें तो क्या फील होता है. तो ये सख्त महसूस होता है, ये सॉफ्ट यानी जो चीज़ ज़रा चिपक जाती है. फिर वो काम कैसे करते हैं जब हम ऊपर नीचे रखते हैं, वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि वो जो कर्ली बालों वाला पीस है वो फिर उसके बाल जो हैं वो गैप्स में अटक जाते हैं. सो मैंने लिखा है दिस इज हाउ आई थिंक वेलक्रो वर्क्स. पर पहले उसका स्ट्रक्चर दिखाया है जिससे वाजे हो कि वो बड़े फर्क हैं और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके स्ट्रक्चर में, जिससे कि फिर जब वो आपस में हम रखते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो वो उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है. अब हमने सवाल ये पूछना है कि हम कौन सी महारतें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन है मेक अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स टू शो हाउ वेलक्रो वर्क्स. तो अगर हम इस तरह की ड्राइंग्स बता के दिखाना चाह रहे हैं कि वेलक्रो कैसे काम कर रही है, तो ड्राइंग्स बना के दिखाना तो मुत्तला करना या कम्युनिकेट करने की सलाहियत होती है. तो ये तो वो जो अंडरलाइंड उन्होंने कहा कि आपने क्या सलाहियत इस्तेमाल की, जो अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन थी, तो वो तो मुत्तला करना या कम्युनिकेट करना है. तो हम उसको वहाँ टिक मार्क कर देंगे. अब ये हमारी वेलक्रो की है एक्टिविटी, और उसमें हम पहले तो वो जो अंडरलाइंड इंस्ट्रक्शन है उसके जवाब में हमने मुत्तला करना या कम्युनिकेशन की स्किल इस्तेमाल की. लेकिन हमने इसमें और भी स्किल्स इस्तेमाल की. हमने यहाँ बहुत गौर से मुशाहिदा किया. हमने देखा वेलक्रो के पीसेस को अपनी आँखों से भी, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ज़्यादा डिटेल से देखा, छुआ भी. सो इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. तो हम थोड़ा सा वो भी टिक मार्क कर देते हैं. और उसके अलावा हमें कहा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट हाउ वेलक्रो वर्क्स, यानी वी हैव टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ डज वेलक्रो वर्क. और उसके जवाब में हमने ड्राइंग के थ्रू बताया यहाँ कि दिस इज हाउ वी थिंक वेलक्रो वर्क्स. और लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि वी थिंक बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, द one piece which has all these curly little loops, they fit into the gaps or grooves of the
other piece. तो जब अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें यह सवाल पूछा जाए कि जी आपने जो भी देखा उसकी क्या वजह है, why does it work like that, how does it work like that, तो हम कहते हैं कि जी हम फिर उसके काम करने की एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या मफरूज़ा कायम कर रहे हैं, क्योंकि मफरूज़ा एक एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमिना और इवेंट्स. तो हम छोटा सा टिक मार्क यहां कर देंगे. तो अब हम थर्ड एक्टिविटी की तरफ जाते हैं. वो जो एक्टिविटी है वो ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड है. ये देखिए आपके सामने दो शीशे हैं जिन्हें हमने जोड़ा हुआ है या हिंज किया हुआ, इसीलिए हम उनको हिंज्ड मिरर्स कहते हैं. दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि हिंज्ड हैं इस तरह, और हमें ये कहा गया है कि हमने हमारे पास ये कॉइन है 1 रुपए का, और उसको हमने इनके दरमियान में रखना है और देखना है शीशे में, फिर इन दोनों शीशों में देखना है कि इसके कितने अक्स बनते हैं या इमेजेस बनते हैं और उनको गिनना है. अब हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे पास ये एक अदद प्रोट्रैक्टर है और हमें ये कहा गया है कि आप पहले तो ये जो आपस में इनका एंगल है मिरर्स का, वो आप 120 डिग्री रखिए. 120 डिग्री का मतलब है कि ये हमारा प्रोट्रैक्टर इस तरह पड़ा है और एक शीशा हम उसकी बेसलाइन पे रखेंगे और फिर ये जो वर्टेक्स बना रहे हैं हम उसी तरह जैसे अब ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है प्रोट्रैक्टर पे भी बिल्कुल राइट एंगल की लाइंस पे हम बना के, ताकि हम पहले इसको सेट कर लें. फिर हमें कहा गया है हम इसको मिरर को फिक्स रखेंगे और हमें कहा गया है कि जी 120 डिग्रीज का आपने इन दोनों का आपस में एंगल बनाना है. अच्छा, उसको ज़रा सा हमें यहाँ भी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा और हम ये 120 डिग्रीज का हमारा एंगल बन गया. इसको अब दोबारा से मैं पकड़ूंगी और हम अपना ये जो है अपना कॉइन, इसको हम यहाँ रख देते हैं कि हम जब 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा कितने इमेजेस बन रहे हैं. तो ये ज़रा मैं करके आपको दिखाऊं तो हम देखते हैं कि हमारे बड़े क्लियर 2 इमेजेस जो हैं वो बन रहे हैं, 1 और 2. ये अब क्लोजअप में भी आपको ये 2 इमेजेस जो हैं ये नज़र आने चाहिए हैं कि 120 डिग्री के एंगल पे हमारे 2 इमेजेस बड़ी क्लियरली बन रहे हैं. तो फिर हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि फिर आप देखिए कि 90 डिग्री के एंगल पे कितने इमेजेस हैं. 120 पे तो 2 हैं, 90 पे क्या हैं. तो हम इसको ज़रा हिला के और अब हमने ये 90 डिग्री एंगल्स का बना दिया है एंगल, इसको ज़रा दरमियान में कर लेते हैं. अब जब हम देखते हैं शीशे के अंदर तो हमें क्लियरली 3 इमेजेस नज़र आते हैं. ये अब आप क्लोजअप में देखिए कि आपको 3 इमेजेस या उस जो 1 रुपये का कॉइन है उसके 3 अक्स हमें नज़र आ रहे हैं इन दोनों शीशों को मिलाकर. तो 90 डिग्रीज पे 3 हो गए. अच्छा, फिर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि देखिए 30 पे क्या नज़र आता है. हम ज़रा 40 पे भी देख लेते हैं ताकि हमें ज़रा आइडिया हो क्या रहा है. सो हम इसको ज़रा सा शिफ्ट करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो. तो हम 40 डिग्रीज पे ज़रा ये अब मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एंगल अब छोटा हो रहा है, और फिर हम दरमियान में ये रखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या नज़र आ रहा है. अब हम जब ये 40 डिग्रीज में ज़रा केयरफुली रखना पड़ता है. अब जब हम 40 डिग्रीज में रखेंगे तो इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4, और इस तरफ से भी मैं देखूं तो मैंने ठीक तरह रखा हुआ है तो 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं. यानी टोटल जो हमें 8 इमेजेस नज़र आ रहे हैं.
और आखिरी एंगल जिस पे हमने इमेजेस काउंट करने हैं वो है 30 डिग्रीज का। अब 30 डिग्रीज का एंगल बहुत छोटा एंगल है, उसका हम आपको क्लोजअप तो नहीं दिखा सकते, पर अगर बस हम फिर वो केयरफुल काउंटिंग इमेजेस की करें फॉर 30 डिग्रीज तो हमारे 11 इमेजेस बनते हैं। यानी 120 पे 2 थे, 90 पे हमारे 3 थे, फिर 40 पे 8 थे और 30 पे 11। यानी कि जैसे जैसे हम एंगल को छोटा करते जाते हैं जो हमारे इमेजेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या थी कि ये हम एंगल्स पहले तो नोट डाउन करें, अपना रिकॉर्ड भी लिखें कि 120 डिग्रीज पे हमारे 2 इमेजेस हैं, 90 पे हमारे 3 थे, 40 पे हमारे 8 थे और 30 पे हमारे 11 थे। तो हमने नोट डाउन किया और फिर जो हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं और वो दोनों अंडरलाइंड हैं, यानी कि एक में एक स्किल को इस्तेमाल हो रही है उसके जवाब में और दूसरे के जवाब में एक और स्किल इस्तेमाल हो रही है। सो पहला जो सवाल हमसे पूछा गया, हमें कहा गया कि आप किसी पैटर्न की निशानदही कर सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप है एंगल और नंबर ऑफ इमेजेस में। अच्छा, अब जो वाज़े चीज़ है वो ये है कि जी जब आप एंगल को छोटा करते जाते हैं तो इमेजेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा एक प्रिसाइज रिलेशनशिप पूछी गई है क्योंकि जो दूसरा सवाल है उसमें हमें कहा गया है कि जो भी आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि 60 डिग्री का जब एंगल होगा तो कितने इमेजेस या कितने उस कॉइन के अक्स बनेंगे। यानी ये जो दूसरा सवाल है उसमें हमें ये नहीं कहा गया कि अच्छा जी आप अब कॉइन वहां रखें और 60 डिग्री एंगल पे अपने मिरर को रखें और फिर बताएं कि क्या है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप ये जो सारा डेटा है इससे कोई पैटर्न देखें, क्या रिलेशनशिप है, अखज़ करें क्या रिलेशनशिप है एंगल और नंबर ऑफ इमेजेस में, और फिर उस रिलेशनशिप पे बेस्ड आप फिर ये बताएं कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि 60 डिग्री एंगल पे कितने इमेजेस होंगे। अच्छा, अब वो रिलेशनशिप एकदम देखने से तो इतनी वाज़े नहीं होती। अब ये जैसे हम कह रहे हैं हम एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स। अब पहली चीज़ जिसका ख्याल आता है कि अच्छा इन एंगल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। अब 120 और 90 में हमें पता है कि जी 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। अब 90 और 40 में 50 डिग्रीज का डिफरेंस है, इनमें 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो हमें कोई ऐसे तो पैटर्न नहीं नज़र आ रहा कि जी अगर 30 डिग्रीज में जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं 30 डिग्रीज कम करते हैं तो 1 बढ़ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा जब 50 डिग्रीज का फ़र्क हो तो वो 5 बन जाते हैं। सो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। एक तो तरीका ये कि अच्छा हम गैस लगाएं कि 60 जो है वो 40 और 90 के दरमियान में है, इसलिए जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं 60 डिग्रीज के केस में वो 3 और 8 के दरमियान होने चाहिए हैं। सो वो एक फिर गेस वर्क हो सकता है कि अच्छा जी 6 हम लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं। सो एक हम एजुकेटेड इस पैटर्न को ही देख के जी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एंगल बढ़ता है और 60 क्योंकि दरमियान में है तो हम एक एजुकेटेड, हम इस पैटर्न पे बेस्ड एक एजुकेटेड करते हैं, गेस लगाते हैं कि जी वो 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपका ज़रा एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जब हम एंगल्स के साथ खेलते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा जो पूरा जब हम चक्कर लगाते हैं तो वो टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्रीज का है। जिन्हें ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर अगर हो ज्योमेट्री के लिए तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कि अच्छा 360 का इससे क्या ताल्लुक़ है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 360 को हम डिवाइड करें बाय 120, सो 12 टाइम्स 3 गोज़ इनटू 36, तो ये हमें 3 मिलता है। 360 को जब डिवाइड करें हम 90 से तो हमें 4 मिलता है।
360 को अगर हम डिवाइड करें 40 से तो हमें 9 मिलता है, और इसी तरह अगर हम 360 को डिवाइड करें 30 से तो हमें 12 मिलता है। जब हम ये नंबर्स देखते हैं 3, 4, 9 और 12, और फिर आप नंबर ऑफ इमेजेस देखें कि 120 पे नंबर ऑफ इमेजेस 2 हैं और ये नंबर 3 है, 90 पे नंबर ऑफ इमेजेस 3 है और ये नंबर 4 है, 40 पे नंबर ऑफ इमेजेस 8 हैं एंड 360 डिवाइडेड बाय 40 इज 9, और 30 पे नंबर ऑफ इमेजेस 11 है तो 360 डिवाइडेड बाय 30 इज 12। तो इससे हमें एक पैटर्न ये समझ आ गया कि जो भी हमारा एंगल है, अगर हम उसको एक नाम थीटा दे दें, तो अगर हम 360 को थीटा से डिवाइड करें तो जो भी हमारा नंबर आएगा, अगर उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी कि जो भी इसका आंसर है -1, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ इमेजेस। तो इसी तरह अगर हमारे पास 60 डिग्रीज हो और हम 360 से 60 को डिवाइड करें तो हमें जवाब मिलेगा 6। तो 6 - 1 इज 5। और ये आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि अगर 60 डिग्री पे आप रखेंगे अपने शीशे को तो आपको 5 इमेजेस नजर आएंगे। लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि अगर ये अब काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो मैंने की है, और ये ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जिन्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बैकग्राउंड हो, वरना हमने जो एक बड़ा एजुकेटेड जो हमने गेस किया वो अच्छा था कि हमें मालूम था 60 इज बिटवीन 90 एंड 40। हमने कहा 3 के बहुत करीब भी नहीं हो सकता, शायद 4 ना हो, और शायद हमने 7 को भी निकाल दिया, तो मे बी इट इज वन ऑफ दीज। तो एक्चुअली इन एक्चुअल फैक्ट इट इज 5। तो अब बात आ जाती है कि हमें जो 2 इंस्ट्रक्शंस दी गई कि एक तो इन्हें देख के किसी किस्म का पैटर्न आइडेंटिफाई करो, और हमने एक रफ पैटर्न आइडेंटिफाई तो कर लिया कि द नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज एज यू डिक्रीज द एंगल, और जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो ये है, एंड यू नीड अ मैथ बैकग्राउंड फॉर दैट, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि जो तुमने पैटर्न्स देखे, तुमने कितने इमेजेस आपके ख्याल में हम आइडेंटिफाई कर सकोगे अगर मिरर के जो दोनों मिरर्स के दरमियान में एंगल 60 डिग्रीज हो। तो ये जो 2 महारतें आपने इस्तेमाल की इन रिस्पॉन्स टू दीज 2 क्वेश्चंस, हम जरा उन प्रैक्टिसेस या महारतों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये जो हमें सवाल पूछा गया, कैन यू आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन द रिलेशनशिप, और हमने एक बेसिक पैटर्न तो आइडेंटिफाई बड़ी क्लियरली कर लिया। तो ये जो पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन है, यानी अपने डेटा को लेके देखो कि जो भी फाइंडिंग्स हैं उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसका तज्जिया करो। तो तज्जिया करना या ये देखना कि हम अपनी मालूमात के में क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो हम इंटरप्रेटिंग की स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्किल थी इस सवाल के जवाब में वो थी इंटरप्रेटिंग। और दूसरा कहा गया कि बेस्ड ऑन द पैटर्न्स यू ऑब्जर्व्ड, आप कितने इमेजेस एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या तवक्को है कि 60 डिग्री पे कितने इमेजेस होंगे। यानी तजुर्बा किए बगैर आप ये बताएं कि उसकी आउटकम या उसका नतीजा क्या होगा। तो ये जो महारत या प्रैक्टिस है, ये पेशीन गोई या प्रिडिक्शन की महारत है। सो इसमें आपने जो आपका ये सवाल था, इसके रिस्पॉन्स में आपने प्रिडिक्शन की महारत इस्तेमाल की।
उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी हमने मुशाहिदा किया, ज़रूर मुशाहिदा तो करते ही करते हैं, हमने छोटा सा तजुर्बा भी किया, तो वो आपकी जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो हमने टू सम इट अप, अभी हमने जो 3 किए हैं एक्सपेरिमेंट्स, एक जो हमने अपनी कैंडल वाला किया है, उसमें हमें यह कहा गया कि आप पहले तस्वीर बनाएं उसको जलाए बगैर, और फिर ये कहा गया कि इस बारे में सोचें कि हम आपको कह रहे हैं कि दोबारा ड्रॉ करो और दोनों में क्या फ़र्क है। तो हमने कहा कि इसमें वो हमारी कुव्वत मुशाहिदा की पे फोकस किया जा रहा है कि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं। इसमें हमें कहा गया कि आप पिक्चर्स ड्रॉ करके शो हाउ द वेलक्रो वर्क्स, वो तो फिर बड़ी क्लियरली एक मुत्तला करने की बात है या कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन हमने कहा कि उसके अलावा हमने और बहुत सी महारतें इस्तेमाल की, जिसमें हमने मफरूज़ा कायम किया कि कैसे वेलक्रो काम करता है, वो हमने एक इम्पोर्टेंट महारत की। और उससे पहले कि हम मफरूज़ा कायम करते हमने बड़े गौर से फिर वेलक्रो के स्ट्रक्चर को देखा मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। और ये जो हिंज्ड मिरर वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने छोटा सा तजुर्बा किया। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था रिलेटिव टू दी अदर टू, लेकिन इसमें हमने इंटरप्रिटेशन की स्किल इस्तेमाल की, तज्जिया करने की स्किल इस्तेमाल की, और हमने प्रिडिक्शन की स्किल इस्तेमाल की। जब ज़रा डेटा ज़्यादा हो, जो कि था इस केस में, तो ज़रा एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा गहरा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन 3 एक्टिविटीज़ में जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो हमने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 है इस सारे सिलसिले का, उसमें हम 3 मज़ीद और एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि आपको बाकी महारतों का भी एक्सपीरियंस हो इन प्रैक्टिस, कि जब हम प्रिडोमिनेटली उन्हें यूज़ करें तो वो कैसी लगती हैं। और उसके बाद फिर हम डिटेल में इन महारतों की डेफिनेशन देखेंगे, और ये एक डिस्कशन करेंगे कि अच्छा इन रियलिटी ये महारतें कैसे इस्तेमाल हो रही होती हैं, और इन महारतों का साइंस लर्निंग में क्या रोल है। थैंक यू।